महाराष्ट्र में सांगली जिले के महसल गांव में दो वानमोरे भाई अपने परिवार के साथ दो अलग अलग घरों में रहते थे। उन दोनों भाइयों के घरों के बीच करीब 1.5 किलोमीटर का फासला था। वानमोरे परिवार के लोग गांव के ही रहने वाले एक परिवार से हर रोज दूध खरीदते थे। वानमोरे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति रोज सुबह के समय दूध लेने जाया करता था, लेकिन 20 जून 2022 को सोमवार की सुबह ना तो वानमोरे परिवार का कोई सदस्य दूध लेने गया और ना ही उस दिन उनके घर का दरवाजा खुला। यहाँ तक कि वानमोरे परिवार के सभी लोगों का मोबाइल फोन भी या तो स्विच ऑफ आ रहा था या फिर अनआंसर्ड जा रहा था। ऐसे में दूध बेचने वाले परिवार की एक लड़की दूध पहुंचाने के लिए पोपट वानमोरे के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गई तो वहां का मंजर देखकर वो बुरी तरह से कांप गई। वो चीखती हुई घर से बाहर की ओर भागी, क्योंकि उस घर में रहने वाले सभी लोग मुर्दा पड़े थे, जिनमें 54 साल के पोपट वानमोरे, 48 साल की उनकी पत्नी संगीता पोपट वानमोरे और 30 साल की उनकी बेटी अर्चना पोपट वानमोरे। देखते ही देखते वानमोरे परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि इसी गांव में पोपट वानमोरे के छोटे भाई डॉक्टर माणिक वानमोरे भी अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव के लोग तुरंत उनके घर पहुंचे ताकि उन्हें भी इस घटना की खबर दी जाए, लेकिन जैसे ही गांव के लोग डॉक्टर माणिक वानमोरे के घर पर पहुंचे तो वहां पर एक और दिल को झकझोर देने वाली घटना गांव वालों का इंतजार कर रही थी। ठीक पोपट वानमोरे के परिवार की तरह ही यहाँ डॉक्टर माणिक वानमोरे समेत उनके परिवार के सभी लोग भी मुर्दा हालत में पड़े थे, जिनमें 45 साल की उनकी पत्नी रेखा वानमोरे, 28 साल का उनका भतीजा शुभम वानमोरे, उनकी 28 साल की बेटी अनीता माणिक वानमोरे, 15 साल का बेटा आदित्य वानमोरे और 72 साल की उनकी बुजुर्ग माँ अक्काताई वानमोरे समेत घर के सभी लोग इधर उधर मुर्दा हालत में पड़े थे, क्योंकि उन लाशों के आसपास किसी तरह के खून खराबे या किसी लड़ाई झगड़े के भी कोई निशान नहीं थे। तुरंत ही इस घटना की जानकारी सांगली पुलिस को दे दी गई। एक साथ 9 लोगों की मौत की खबर सुनकर सांगली पुलिस भी आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने उन दोनों घरों का मुआयना किया, साथ ही उन लाशों की भी बारीकी से जांच की गई। इसके बाद एक एक करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। गांव वालों की तरह ही पुलिस भी इस घटना को खुशी का मामला मानकर चल रही थी, क्योंकि घटना स्थल का मुआयना करते हुए पुलिस को 2 ऐसी चीजें मिली थीं जो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही थी, जिनमें एक था सुसाइड नोट और दूसरी थी एक जहर की शीशी। उस नोट में कई ऐसे लोगों के नाम लिखे थे जिनसे वानमोरे परिवार ने लाखों रुपए कर्ज ले रखे थे। अब ऐसे में यही शक था कि हो सकता है इन्हीं लोगों ने अपने रुपए वापस लेने के लिए वानमोरे ब्रदर्स पर कुछ ऐसा दबाव बनाया हो, जिसकी वजह से वानमोरे ब्रदर्स ने पूरे परिवार के साथ जान देने का फैसला कर लिया। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच को आगे बढ़ाती है और वानमोरे परिवार ने जिन लोगों के नाम उस नोट में लिखे थे उन लोगों से पूछताछ करनी शुरू करती है। पूछताछ में पता चला कि वानमोरे परिवार ने उन लोगों से सचमुच लाखों रुपए उधार ले रखे थे, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वानमोरे परिवार को इतने रुपयों की क्या जरूरत थी, और वो भी तब जब दोनों भाई ना कि सिर्फ अपनी अपनी नौकरी और काम धंधे में जुटे थे, बल्कि उस घर की बड़ी बेटी भी बैंक में जॉब करती थी। यानी कुल मिलाकर पुलिस को इतने रुपए उधार लेने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी पुलिस की जांच में एक और कहानी उभरकर सामने आई, और ये कहानी थी राइस पुलर मेटल यानी चावल के दाने खींचने वाली धातु की। दरअसल वानमोरे ब्रदर्स अक्सर लोगों से ऐसे किसी रहस्यमय धातु के बारे में कहते रहते थे। वो अक्सर गांव वालों को कहते रहते थे कि उनकी किसी से राइस पुलर मेटल को लेकर डीलिंग चल रही है। उस डील के पूरा होते ही उन्हें 3000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और ये रुपए उन्हें किसी विदेशी कंपनी से मिलेंगे। इस डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही वो लोग लाखों रुपए की जरूरत बताते थे, और इसी के लिए वानमोरे परिवार लगातार लोगों से लाखों रुपए उधार भी ले रहा था। आखिर इस डील की सच्चाई क्या थी और इस डील का मास्टरमाइंड कौन था, इसके बारे में तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस राइस पुलर मेटल के बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल राइस पुलर मेटल के जरिए रातों रात अमीर बनने की ये कहानी सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है, और वानमोरे ब्रदर्स भी इसी मनगढ़ंत कहानी के चक्कर में पड़े हुए थे। असल में हमारे देश में ऐसे बहुत से ठग हैं जो लोगों को इस राइस पुलर मेटल की कहानी सुनाकर उनसे लाखों रुपए हड़प लेते हैं। ठग लोगों को बताते हैं कि राइस पुलर मेटल पुरातत्विक महत्व के ऐसे सिक्के, लौटे या फिर दूसरे बर्तन होते हैं जिनमें एक खास किस्म की ऊर्जा होती है,
और इसी ऊर्जा के चलते नासा जैसी संस्थान समेत कई कंपनियां भी इन मेटल को सैकड़ों करोड़ रुपए देकर खरीद लेती हैं। ऐसे मेटल की चुंबकीय शक्ति को जांचने के लिए उन्हें अक्सर चावल के दानों के सामने रखकर उन चावल के दानों को मेटल की तरफ खींचने का ड्रामा किया जाता है और इस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंककर उनसे लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। वान मोरे परिवार भी ऐसे ही किसी ठग की बातों में आकर कर्ज में डूबता चला गया था। इसके बाद पुलिस ने वान मोरे परिवार से मिलने जुलने वाले लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया। पुलिस ने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वान मोरे परिवार को इस राइस पुलर मेटल का झांसा किसने दिया था और इस घटना से पहले वान मोरे परिवार की मुलाकात किन किन लोगों से हुई थी। साथ ही पुलिस ने मौकाए वारदात की भी बहुत बारीकी से जांच की और इसी कोशिश में पुलिस को कई ऐसी चीजें नजर आई जो ये शक पैदा कर रही थीं कि ये मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का भी हो सकता है। अब पुलिस को लगने लगा था कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि वान मोरे परिवार में एक भाई डॉक्टर तो दूसरा टीचर था और वहीं परिवार की एक बेटी बैंक में जॉब करती थी। यानी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद पूरा परिवार एक साथ खुदकुशी कैसे कर सकता था, ये बात रिश्तेदारों और पड़ोसियों के गले नहीं उतर रही थी। इसके अलावा पूरा परिवार दो अलग अलग घरों में खुदकुशी कैसे कर सकता था, ये बात भी लोगों की समझ में नहीं आ रही थी और यही सवाल अब पुलिस को भी बेचैन कर रहे थे। हालांकि पुलिस वान मोरे परिवार को उकसाने के इल्जाम में 19 लोगों को अरेस्ट कर चुकी थी, लेकिन साथ ही पुलिस कत्ल की इस थ्योरी की भी जांच पड़ताल कर रही थी। और जब पुलिस की जांच इस दिशा में आगे बढ़ी तो इस घटना में जो कहानी सामने आई उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि ये मामला वास्तव में कत्ल का ही था और वो भी एक साथ 9 लोगों के कत्ल का। दरअसल पूछताछ के दौरान कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बताया था कि दोनों वान मोरे भाई अक्सर किसी गुप्त खजाने की बात करते रहते थे। हालांकि वो दोनों पढ़े लिखे थे। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर पड़ोसियों को भी अजीब लगता था। इन सब बातों से पुलिस को भी लगने लगा था कि ये सब तंत्र मंत्र का जाल है। अब पुलिस को शक तो था, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने घटना स्थल की बारीकी से जांच की तो उन 9 लाशों में केवल एक शव के पास से जहर की छोटी सी शीशी मिली थी। साथ ही उस सुसाइड नोट्स की जांच करने पर भी पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आमतौर पर मरने वाला व्यक्ति पहले कारण लिखता है और फिर लोगों को दोषी ठहराता है, जबकि उस नोट में कुछ लोगों के नाम शुरुआत में ही लिख दिए गए थे और इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि ये परिवार खुदकुशी करना चाहता था। इन सब चीजों से लग रहा था कि इन दोनों भाइयों को किसी ने साहूकारों के नाम लिखने के लिए गुमराह किया होगा ताकि ये मामला खुदकुशी का लगे। इसके बाद पुलिस ने दोनों वान मोरे ब्रदर्स के पुराने इतिहास को खंगालने का फैसला किया, यानी उन दोनों भाइयों डॉक्टर माणिक वान मोरे और पोपट वान मोरे का लाइफस्टाइल कैसा था, उनकी जिंदगी में उनके दोस्त कौन थे और उनके दुश्मन कौन थे, वो लोग किससे मिलते जुलते थे। पुलिस इन सब चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। साथ ही पुलिस ने उस पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी खंगालने का फैसला किया और जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो एक सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर माणिक वान मोरे के घर के आसपास पुलिस को एक कार दिखाई देती है। हालांकि उस फुटेज में और भी कई गाड़ियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन उस गाड़ी की रफ्तार और गाड़ी को चलाने के तरीके से पुलिस को थोड़ा शक होने लगा था। उस गाड़ी की मूवमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हों। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी की स्कैनिंग करनी शुरू की, यानी जहां जहां जिस रूट पर वो कार जा रही थी पुलिस ने उस रूट के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। इसी तरह करते करते उस कार की आखिरी लोकेशन सोलापुर में पाई गई। खोजबीन करने पर पता चला कि उस गाड़ी के मालिक का नाम अब्बास अली बागवान है, जिसकी उम्र 48 साल के आसपास थी। लेकिन अब सवाल ये है कि अब्बास अली बागवान का इस वान मोरे परिवार से क्या कनेक्शन था, क्योंकि पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान ये बात तो साफ हो गई थी कि वान मोरे परिवार किसी छुपे हुए खजाने, गड़े हुए धन, राइस पुलर जैसी चीजों में फंसा हुआ था और कई बार उन्होंने कर्जदारों से कहा भी था कि उनके पास बहुत पैसे आने वाले हैं, जिसके बाद वो लोग सबका कर्ज चुका देंगे। लेकिन सांगली पुलिस का माथा तब ठनका जब उन्हें पता चला कि अब्बास अली बागवान पेशे से तांत्रिक है। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं इस तांत्रिक का वान मोरे परिवार के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसके बाद पुलिस ने वान मोरे ब्रदर्स के पुराने कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। हालांकि उन दोनों भाइयों की कॉल डिटेल में बहुत सारे नंबर थे जिनसे उनकी बातचीत हुई थी,
लेकिन एक नंबर ऐसा था जो उन दोनों भाइयों की कॉल डिटेल में पाया गया था, वो पुलिस को भी सबसे ज्यादा संदिग्ध लग रहा था। और जब उस नंबर के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वो नंबर भी अब्बास अली बागवान का ही है। यानी अब पुलिस के पास दो सबूत थे, एक अब्बास की वो गाड़ी जिसका उस गांव में आना जाना होता था, और दूसरा अब्बास का फोन नंबर जो दोनों वान मोरे भाइयों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल में मिला था। उस नंबर पर वान मोरे ब्रदर्स की काफी लंबी लंबी बातचीत होती थी। अब्बास को अरेस्ट करने के लिए अब ये दो सबूत काफी थे, इसलिए सांगली पुलिस ने बिना देरी किए अब्बास को अरेस्ट कर लिया। साथ ही पुलिस ने अब्बास के ड्राइवर धीरज चंद्रकांत को भी अरेस्ट कर लिया था। 38 साल का धीरज चंद्रकांत कहने को तो ड्राइवर था, लेकिन असल में वो भी तंत्र मंत्र और जादू टोने में अब्बास का भागीदार था। वो अब्बास के लिए ही काम करता था। क्योंकि अब ये मामला कत्ल का था, इसलिए पुलिस ने इस केस को आईपीसी के सेक्शन 302 में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने वान मोरे परिवार का कत्ल क्यों किया? इस कत्ल में तंत्र मंत्र का क्या रोल था और इस परिवार का उस तांत्रिक से क्या रिश्ता था? इसका पता लगाने के लिए अब्बास अली बागवान और धीरज चंद्रकांत को अरेस्ट करके सांगली पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान पता चला कि वान मोरे परिवार पहले तो स्टील का प्लांट यानी फैक्ट्री डालना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग साहूकारों से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लिए थे। अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि तभी अचानक वान मोरे परिवार तंत्र मंत्र के जाल में फंस गया। दरअसल तांत्रिक लोग अपने शिकार के बारे में पहले खूब स्टडी करते हैं, उसके बाद ही वो अपने शिकार को फांसते हैं। हालांकि जिन लोगों के अंदर लालच नहीं होता और जो लोग तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, वो लोग तो उनके झांसे में नहीं आते। तंत्र मंत्र पर विश्वास करने वाले लोगों को तलाशने के लिए हर इलाके में उनके अपने लोग भी फैले होते हैं। ठीक इसी तरह अब्बास के लोग भी सांगली इलाके के महसल गांव में अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते थे। और जब उन्हें पता चला कि वान मोरे ब्रदर्स को पैसों की जरूरत है, साथ ही दोनों भाई तंत्र मंत्र पे भी भरोसा करते हैं, इस बात का पता चलते ही अब्बास ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। आईजी लोहिया के अनुसार तांत्रिक अब्बास ने डॉक्टर माणिक वान मोरे और पोपट वान मोरे को बताया कि तुम्हारे घर में गुप्त धन गड़ा हुआ है, लेकिन उस खजाने को ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए तंत्र विद्या, साधना, पूजा अर्चना ये सब करना पड़ेगा। यानी गुप्त धन का झांसा देकर अब्बास ने पहले तो उन दोनों भाइयों का ब्रेन वॉश किया और फिर धीरे धीरे उनसे पैसे ऐंठने लगा। ऐसे ही करते करते अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने वान मोरे परिवार से करीब 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। साथ ही तांत्रिक अब्बास गुप्त धन खोजने का ड्रामा भी करता रहा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी जब खजाना नहीं मिला तो वान मोरे ब्रदर्स के सब्र का बांध टूटने लगा और अब उन्हें लगने लगा था कि गुप्त धन का झांसा देकर अब्बास उन्हें ठग रहा है। इसके बाद उन्होंने तांत्रिक पर पैसे लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब्बास रुपए लौटाना नहीं चाहता था। इसलिए वान मोरे ब्रदर्स से पीछा छुड़ाने के लिए अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 19 जून की रात को अब्बास और धीरज चंद्रकांत डॉक्टर माणिक वान मोरे के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आज गुप्त धन को निकालने का आखिरी मौका है। इसके बाद अब्बास और धीरज तंत्र मंत्र का ड्रामा शुरू करते हैं और पूरे वान मोरे परिवार के लोगों को इकट्ठा करके घर की छत पर भेज देते हैं। इसके बाद वो लोग एक एक कर घर के सभी सदस्यों को आवाज लगाते हैं और जो भी व्यक्ति नीचे आता है उसे चाय पीने को कहते हैं। दरअसल उस चाय में अब्बास और धीरज चंद्रकांत ने जहर मिला रखा था, लेकिन वो जहर ऐसा था जिसका असर तुरंत नहीं बल्कि कुछ देर बाद होना था। और इस तरह उन दोनों ने घर के हर एक सदस्य को नीचे बुलाकर जहर दे दिया। इसके बाद पोपट वान मोरे अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर पहुंच गया, जबकि 6 लोग उसी घर में रहे। और जब कुछ देर बाद वो लोग बेहोश होने लगे तो उस समय अब्बास और धीरज चंद्रकांत भी चुपचाप वहां से निकल गए। और इस तरह 1 करोड़ रुपए ना लौटाने की वजह से अब्बास अली बागवान और धीरज चंद्रकांत ने पूरे वान मोरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। इसके बाद उन दोनों से की गई पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।